हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे मोदी सरकार के चाणक्य पर भड़का ग्लोबल टाइम्स। मालदीव वाले मुइजू के समर्थन में जमकर उगला जहर। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे मालदीव में इस तारीख के बाद नहीं बचेगा एक भी विदेशी सैनिक चीन के गुलाम। मुइजू ने किया बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, साथ ही आपको बताएंगे आखिर शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनते ही ऐसा क्या कह दिया कि खुश हो गया चाइना, कहा पूरी हुई मुराद। जी हां, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस लगा बड़ा और तगड़ा झटका। साथ ही जेपी नड्डा का हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, अभी की सारी बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां मोदी सरकार के चाणक्य पर भड़का ग्लोबल टाइम्स। मालदीव वाले मुइजू के समर्थन में जमकर जहर। आपको बता दें, चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लक्षद्वीप में भारत के नए नेवल बेस पर जमकर जहर उगला है। उसने चीन के गुलाम कहे जाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की भारत विरोधी नीतियों का भी समर्थन किया है। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री के उस बयान पर भी जहर उगला है जिसमें उन्होंने भारत को पड़ोसी देशों का मददगार बताया था। उसने लिखा है कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है, क्योंकि 6 मार्च को मालदीव के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक पर नया बेस खोला जाएगा। भारत मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर हिंद महासागर को अपने बैकयार्ड के रूप में देखने का भी आरोप लगाया है। जी हां, ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि भारत हिंद महासागर में आधिपत्यवादी मानसिकता का विस्तार कर रहा है। उसने ये भी कहा कि भारत इसी मानसिकता के आधार पर छोटे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ जुड़ता है। पिछले साल मालदीव ने भारत को बताया था कि उसके सैनिक अब मालदीव में नहीं रह सकते हैं। ये भारत के आधिपत्यवादी मानसिकता और पड़ोसी पहले रणनीति के प्रति दक्षिण एशियाई देशों की नाराजगी को दर्शाता है। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी मीडिया ने फूडन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एक एसोसिएट प्रोफेसर जी चाओ के हवाले से लिखा कि भारत के नए बेस को मालदीव को सजा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उसने मांग की थी कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। हालांकि यह क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकने का एक साधन भी है। जी ने कहा यह कदम भारत के लिए बहुत विशिष्ट और अपेक्षित है। भारतीय नौसेना द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार नया बेस क्षेत्र में भारत की परिचालन निगरानी को बढ़ाएगा। अब ऐसे में दोस्तों, इन बयानों को आपने सुना, इससे आप क्लियर हिसाब लगा पा रहे होंगे कि मालदीव को पूरे तरीके से अपने अंदर में करना चाहता है चाइना। उसको और अच्छे तरीके से मालदीव को खाना चाहता है और किसी भी प्रकार के भारत के हस्तक्षेप को दूर करवाने के लिए ये सबसे बड़ी चाल रच रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करें, आपको ये भी बता दें कि चीन ने एशियाई पड़ोसियों के साथ टकराव पर बयान दिया। साथ ही पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर भी बयान दिया है। आपको बता दें, ये ऑफिशियल बयान है दोस्तों, जहां दक्षिण चीन सागर विवाद और भारत के साथ पूर्वी लद्दाख सीमा मुद्दे को लेकर चीन ने अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ बढ़ते तनावों को तवज्जो नहीं देने की कोशिश जारी रखी है। चीन का कहना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रफ्तार पकड़ रही है और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ LAC मुद्दे पर भी दोस्तों चीन ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ चीन का सहयोग खुला और समावेशी है, विशेष नहीं है। यानी कि एक तरफ दोस्तों चीन बॉर्डर पर हिमाकत करता है, भारत को धोखे से मारने की कोशिश करता है, भारत पर धोखे से वार करने की कोशिश करता है, भारतीय सेनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ दोस्तों वो दिखाता है अपने बयान से कि वो बहुत बड़ा शांति दूत है। बहरहाल दोस्तों, चीन की इस चाल को अगर आप समझ पाते हैं तो 2 लाइन में चीन का व्याख्यान कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। देखते हैं क्या कहती भारत की जनता। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने देश के चुनाव पर टिप्पणी की तो भारत ने जवाब में कहा अनुचित बयान। जी हाँ, भारत की चुनावी प्रक्रिया पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने टिप्पणी की। भारत ने इन टिप्पणियों को अनुचित करार दिया। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की इकाई ने चुनाव को लेकर जो चिंता जाहिर की है वो अनुचित और निराधार है, बेसलेस है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने कहा कि देश के आगामी आम चुनावों के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क की टिप्पणियों से भारत पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी ने चुनावी प्रक्रिया पर जो चिंताएं प्रकट की है वो पूरी तरह से अनुचित है, निराधार है। साथ ही साथ आपको बता दें, मालदीव में इस तारीख के बाद नहीं बचेगा एक भी विदेशी सैनिक। चीन के गुलाम मुइजू ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा है कि उनके देश में 10 मई के बाद कोई वर्दीधारी या गैर वर्दीधारी विदेशी सैनिक नहीं होगा। मुइजू का यह बयान उनकी सरकार की हो रही आलोचनाओं के बीच आया है। आलोचकों का कहना है कि मुइजू ने भारत के साथ वर्दीधारी सैनिकों की जगह गैर वर्दीधारी सैनिकों को काम पर रखने की डील की है। दरअसल कुछ दिन पहले ही भारत से दान में मिले 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को चलाने के लिए भारतीय असैन्य कर्मियों का पहला जत्था मालदीव पहुंचा है। ये असैन्य कर्मी दोनों
देशों के बीच हुए समझौते के तहत मालदीव पहुंचे हैं। अब इसी चीज को लेकर दोस्तों विस्तार से और स्पेसिफिकली चीन के गुलाम मुइजू ने यह बड़ा ऐलान किया है कि मालदीव में इस तारीख के बाद एक भी गैर वर्दी या वर्दी वाले सैनिक, विदेशी सैनिक खास करके नहीं रुकेंगे, नहीं दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मुइजू ने पूरा मन बना लिया है भारत के साथ बैर करने का, जिसका खामियाजा वाकई में मालदीव को भुगतना ही पड़ेगा। आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुने जाने पर चीन ने दी बधाई। आखिर शहबाज शरीफ ने पीएम बनते ऐसा क्या कह दिया कि खुश हो गया चीन, कहा पूरी हुई मुराद। दरअसल शहबाज शरीफ के सोमवार को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पीएम बनते ही शहबाज शरीफ ने पहले भाषण में चीन के साथ चल रही सीपीईसी परियोजना को लेकर संकल्प दोहराया। शहबाज के भाषण ने चीन को खुश कर दिया है। उसने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ अपने सदाबहार रणनीतिक संबंधों को गहरा करने और 60 अरब अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं को उन्नत करने की उम्मीद करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने यहाँ एक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता है। नेक्स्ट खबर बता दें, इजराइल से बड़ी खबर, लेबनान के मिसाइल हमले में भारतीय नागरिक की मौत की सबसे बड़ी खबर। उसके बाद 7 अन्य घायल हो गए। जी हाँ, उत्तरी इजराइल में लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के टैंक रोधी मिसाइल हमले में सोमवार को एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। इजरायली सूत्रों ने यह जानकारी दी। इजराइल के एक चैनल के अनुसार मिसाइल ने मार्गालियट समुदाय के एक बगीचे में हमला किया, जिसकी चपेट में 8 भारतीय श्रमिक आ गए। इजराइल की मेगन डेविड एडोम की बचाव सेवा ने एक बयान में कहा कि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और अन्य को मध्यम से हल्के घाव हुए। उन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से अस्पतालों में पहुंचाया गया। दोस्तों वाकई में भारतीय नागरिक के लिए जो मौत की खबर आ रही है लेबनान के मिसाइल हमले से जुड़ी, हर एक भारतीयों के दिल को चोट पहुंचा रहा है। तो वहीं इजरायली सेना का भीषण हमला भी जारी। गाजा में अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर, भूख से तड़प रहे लाखों लोग। जी हाँ, गाजा में एक तरफ युद्ध विराम की चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना जबरदस्त हमले कर रही है। रविवार को तीर अल बहाल और रफा सहित कई जगहों पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की, जिनमें 12 से अधिक लोगों की मौत की फिर एक बार खबर है। नेक्स्ट खबर बता दें, मालदीव के बाद नेपाल में चीन ने कर दिया क्या सबसे बड़ा खेला। दोनों वामपंथी पार्टियों ने साथ मिलकर किया सरकार बनाने का ऐलान। भारत समर्थित देउबा को किया दूर। जी हाँ दोस्तों, क्या मालदीव के बाद चीन ने नेपाल में खेला किया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने वर्तमान सहयोगी मध्य मार्गी नेपाली कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ बनाए गए गठबंधन को बाय बाय कहते हुए एक नया गठबंधन बनाने के लिए केपी शर्मा ओली की पार्टी के साथ हाथ मिलाने का ऐलान कर दिया है। नेपाली प्रधानमंत्री के एक सहयोगी ने इसकी पुष्टि कर दी है। पूर्व माओवादी गुरिल्ला नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पिछले साल नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ 7 अन्य छोटे समूहों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार का गठन किया था, जिसमें सबसे बड़ी भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस पार्टी थी, जिसे अब सरकार से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, नेपाल सरकार से चीन का बाहर आना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि केपी शर्मा ओली का चीन प्रेम किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा सवाल है कि क्या मालदीव के बाद चीन ने नेपाल में भी भारत को झटका दे दिया है? आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, भावुक हुए ऋषि सुनक की गुहार, कहा यूके में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जी हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे डर है कि दुनिया के सबसे सफल बहुजातीय बहुधार्मिक वाले यूके के लोकतंत्र को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। गौरतलब है कि हाल ही के उपचुनाव में सुनक की सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और विवादित राजनेता जॉर्ज गोलबे ग्रेटर मैनचेस्टर सीट पर चुनाव जीते हैं। उन्हें इजराइल में हो रहे युद्ध के कारण इंग्लैंड में हमास के समर्थकों और विरोधियों के मध्य हुए विभाजन का फायदा मिला है, जिस कारण उनकी जीत हुई है। ऋषि सुनक की यूके के लोकतंत्र को लेकर टिप्पणी इसी संदर्भ में की गई है। सुनक ने प्रधानमंत्री कार्यालय सह आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक भाषण में ये बात कही है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, कनाडा ने चीन को गोपनीय जानकारी लीक करने वाले 2 वैज्ञानिकों को निकाला बाहर। जी हाँ, कनाडा ने 2021 में उच्च सुरक्षा वाली संक्रामक रोग प्रयोगशाला में काम करने वाले 2 वैज्ञानिकों को निकाल दिया। उन्होंने चीन को गोपनीय जानकारी प्रदान की थी। ग्लोबल एंड मेल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि पति और पत्नी की टीम कनाडा की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक और यथार्थवादी और विश्वसनीय खतरा था। अखबार ने उन दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा जो सरकार ने विपक्षी विधायकों के साथ लंबी लड़ाई के बाद जारी किए थे, जिन्होंने बर्खास्तगी के पीछे की जानकारी की मांग की थी। अगली खबर बता दें, लिथियम रेस में कूदा अपना भारत, अर्जेंटीना के साथ की बड़ी डील चीन की अब आएगी शाम।
सलामत। जी हाँ, भारत ने लिथियम की रेस में चीन को मात देने के लिए अर्जेंटीना के साथ बहुत बड़ी डील की है। इस डील के तहत भारत और अर्जेंटीना एक साथ मिलकर लिथियम की खोज करेंगे। देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी कैमयेन की रिपोर्ट के अनुसार अर्जेंटीना में लिथियम समृद्ध कैटामार्का प्रांत के गवर्नर राउल जलील के इस साल भारत आने की उम्मीद है। जलील की नियोजित यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी में एक महत्वपूर्ण तत्व लिथियम का विश्वसनीय स्रोत सुनिश्चित करने की भारत की पहल को बढ़ावा देने की क्षमता है। इस बीच भारतीय खान मंत्रालय ने घोषणा की है कि अर्जेंटीना के साथ ये साझेदारी भारत के लिए लिथियम सुरक्षित करने की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के प्रयासों को बढ़ाएगी। ऐसे में भारतीय खान मंत्रालय को इसके लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। अगली खबर बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खोली अपनी सरकार की पोल, कहा दुनिया में हमारी अहमियत है ही नहीं, शहबाज भी कटोरा उठा के चल देंगे। जी हाँ, पाकिस्तान को लंबे इंतजार के बाद नई सरकार मिल गई है। PMLN और PPP ने गठबंधन करते हुए नई सरकार बनाई है, जो शहबाज शरीफ रविवार को असेंबली में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। वो अपने चुनावी भाषणों में पाकिस्तान को दूसरे के सामने हाथ फैलाने के बजाय आत्मनिर्भर देश बनाने की बात करते रहे हैं। हालांकि जिस तरह की पाकिस्तान की माली हालत है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि जल्दी ही उनको भी IMF से मदद मांगनी होगी। पाकिस्तान के शिक्षाविद डॉक्टर नदीम उल हक ने कहा है कि वो कुछ भी बात करें, लेकिन इन लोगों को दुनिया से मदद मांगने के अलावा कुछ और नहीं आता है। जी हाँ, तो वहीं कंगाल पाकिस्तान ने दोस्त चीन को लगाया 500 अरब का चूना, बौखलाए जिनपिंग, भाग खड़ी हुई चीनी कंपनियां। जी हाँ, पाकिस्तान और चीन दोनों ही आयरन ब्रदर होने का दावा करते हैं, लेकिन अब दोनों की दोस्ती पर संकट मंडरा रहा है। कंगाल हो पाकिस्तान अब चीन के लिए मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान में चीन की बिजली कंपनियों ने अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है, लेकिन अब उसका पैसा नहीं लौट रहा है। चीन सरकार की कई चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने जब पैसा नहीं लौटाया तो कई चीनी कंपनियों ने इस्लामाबाद से बोरियां बिस्तर समेट लिया। जी हाँ, अगली खबर बता दें, दुनिया का सबसे खतरनाक शहर गृह युद्ध की चपेट में, जेल तोड़कर भागे 3700 कैदी, इमरजेंसी हुआ लागू। बता दें, कैरिबियाई देश हैती में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। इससे दुनिया का सबसे खतरनाक शहर गृह युद्ध की चपेट में आ गया है। हैती राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से करीब 3700 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। हालात को बिगड़ता देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। पोर्ट ओ प्रिंस को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर कहा जाता है। ये शहर पहले से ही गिरोह के नेतृत्व वाले हमलों को लेकर बदनाम है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, चीन का शॉकिंग ऐलान, प्रधानमंत्री नहीं कर सकेंगे परंपरागत वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, चीन की सरकार ने सोमवार को कहा है कि देश के प्रधानमंत्री आगामी कुछ वर्षों तक परंपरागत वार्षिक संवाददाता सम्मेलन नहीं करेंगे। ये सम्मेलन कुछ एक ऐसे अवसरों में से एक है जब चीन के शीर्ष नेता मीडिया के सवालों के जवाब देते हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के प्रवक्ता लू क्वीन लान ने सदन के वार्षिक सत्र की शुरुआत की पूर्व संध्या पर कहा कि प्रधानमंत्री ली क्विंग सत्र के समापन के बाद परंपरागत संवाददाता सम्मेलन नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में आसियान बैठक के एजेंडे में चीन और म्यांमार पर रहेगा फोकस। जी हाँ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नेताओं के इस सप्ताह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले शिखर सम्मेलन के एजेंडे में चीन की बढ़ती आक्रामकता और म्यांमार में मानवीय संकट शीर्ष पर हो सकता है। सोमवार को मेलबर्न में शुरू होने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी आसियान ऑस्ट्रेलिया विशेष शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के इस एशियाई संगठन का पहला आधिकारिक भागीदार बनने के 50 साल पूरे होने का अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। आसियान के 10 में से 9 देशों के नेताओं के इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। अगली खबर बता दें, कर्नाटक विधानसभा में लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। FSL की रिपोर्ट आने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। जी हाँ, कर्नाटक में पिछले हफ्ते राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद विधानसभा के अंदर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों की पहचान दिल्ली के इल्तहाज, बेंगलुरु के RT नगर के मुनव्वर और हावेरी के बायादागी के मोहम्मद शफी के रूप में हुई है। गत 27 फरवरी की राज्यसभा चुनाव में कांग्रेसी नेता सैयद नसीर हुसैन के जीत के जश्न के दौरान विधानसभा के अंदर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। अगली खबर बता दें, रमजान से पहले सऊदी अरबिया ने जारी किए नियम, अब मस्जिदों के भीतर इस काम की मनाही। जी हाँ, रमजान से पहले इस्लाम के 2 सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना के देश सऊदी अरबिया ने इफ्तार को लेकर एक अहम फैसला किया है। इस्लामिक देश ने मस्जिदों के अंदर इफ्तार पर प्रतिबंध लगा दिया है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है, जिसे इस्लाम के सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस साल रमजान 10 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 9 अप्रैल को खत्म होगा। रमजान के महीने में मुसलमान सुबह से शाम तक उपवास करते हैं। अब ऐसे में सऊदी अरबिया ने रमजान के दौरान मस्जिद में इफ्तार करने पर रोक लगा दी है। इस पाबंदी की वजह मस्जिदों की साफ सफाई बताई जा रही है। साथ ही साथ बता दें, अबू धाबी के मंदिर में पहले ही दिन लगा भक्तों का तांता। 65,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर को लेकर ये नई अपडेट निकलकर सामने आई है, जहाँ पहले 40,000 की बात थी, अब 65,000 का डेटा निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों अबू धाबी में जिस BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किया गया था रविवार को, उसमें करीब 65,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। इस दिन ही पहली बार जनता के लिए इस मंदिर के दरवाजे खोले गए थे। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों के मुताबिक मंदिर के खुलते ही सुबह के करीब 40,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री बस और गाड़ियों में भरकर मंदिर पहुंचे थे। तो वहीं शाम के समय भी करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कुल मिलाकर 65,000 लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। ऐसे में श्री राम आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर बता दें, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति ने भेजा 3 करोड़ रुपए का नोटिस, बच्चों को लौटाने का दिया अल्टीमेटम, सचिन को भी लपेटा। जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ भरो और माफी मांगो, पाकिस्तान से मुश्किलें बढ़ा रहा सीमा हैदर का पहला पति। बता दें, अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने के लिए 2023 में 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आने वाले पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीमा हैदर के पहले पति ने सीमा के साथ साथ सचिन को 3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। कथित तौर पर सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी वापस पाने के लिए एक भारतीय वकील को नियुक्त किया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के भाई होने का दावा करने वाले डॉक्टर AP सिंह को 5 करोड़ रुपए का नोटिस भी भेजा। सीमा और सचिन को गुलाम हैदर ने 1 महीने की मोहलत दी है। इस दौरान दोनों को गुलाम से माफी मांगनी होगी और जुर्माना भरना होगा। ऐसा न करने पर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अपने बच्चों का कस्टडी पाने के लिए गुलाम हैदर ने एक भारतीय वकील को भी नियुक्त किया था। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, अब पाकिस्तान चीन की खैर नहीं, आखिर कितना घातक है भारत का अमेरिका से मिलने वाला MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन। आपको बता दें, भारत को अमेरिका से मिलने वाले MQ-9B ड्रोन को लेकर रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सरकार ने इस डील को लेकर मंजूरी दे दी है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन देने को लेकर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है और ये कागजात अमेरिकी कांग्रेस को सौंप दिया गया है। भारत $3.99 बिलियन खर्च करके 31 की संख्या में MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, इसरो चीफ S सोमनाथ को हुआ था कैंसर, चंद्रयान 3 के समय ही बिगड़ने लगी थी तबियत। बता दें, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चीफ S सोमनाथ कैंसर से पीड़ित हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुद उन्होंने ही इस गंभीर बीमारी का खुलासा किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग के दौरान ही उन्हें कैंसर के बारे में पता लग गया था। इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के दौरान ही उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लगी थी। हालांकि अब उनका कहना है कि वो पूरी तरह से ठीक हैं। जी हाँ, आप भी दोस्तों कमेंट में गेट वेल सून सोमनाथ जी कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को लगा बड़ा तगड़ा झटका, लोम्बो तायंग ने थामा बीजेपी का दामन। बता दें, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता लोम्बो तायंग राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले 4 मार्च को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्वी सियांग जिले के मैबो से 6 बार के विधायक तायंग के साथ तिरप जिले के खोंसा पश्चिम के निर्दलीय विधायक चकत अबोभी ईटानगर में पार्टी के राज्य मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुए। पिछले हफ्ते अन्य 2 कांग्रेस विधायक जीजोंग एरिंग और वांग लिंग लोवांग डोंग 2 NPP विधायक मुतचू मिथी और गोकर बसर के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, JP नड्डा का हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा, गुजरात से जाएंगे संसद। बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, जिन्हें सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा राज्यसभा सभापति ने स्वीकार कर लिया है। पिछले महीने गुजरात के उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। वो उन 57 राज्यसभा सदस्यों में से थे जिनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा था। नेक्स्ट खबर बता दें, बगैर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएंगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सरकार को बता दिया अगला प्लान। बता दें, किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को वे फिर सीमाओं पर सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि किसानों के नेताओं ने साफ इनकार कर रहे हैं कि वो बगैर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के आगे नहीं बढ़ेंगे। दरअसल सरकार ने किसानों को बस या ट्रेन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। किसान 10 मार्च को रेलगाड़ियों रोकने की भी योजना बना रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम किसान यहीं रहेंगे, यानी खनौरी और शंभू सीमा में ही रहेंगे। हम अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने दिल्ली की ओर मार्च करने का अपना फैसला नहीं बदला है। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सरकार सड़कें फिर से नहीं खोल देती। हमने अन्य राज्यों के किसानों से 6 मार्च को रेलवे, बस या किसी अन्य वाहन का उपयोग करके दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए कहा है। अगली खबर बता दें, संदेश खाली से बने माहौल को भुनाने की तैयारी, दीदी के गढ़ में PM मोदी का सबसे बड़ा दाव, महिला वोटरों पर फोकस। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। इसी के तहत PM मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला
दिवस के मौके पर 8 मार्च को पश्चिम बंगाल में कुछ खास ऐलान कर सकते हैं। असल में भाजपा यहाँ पर संदेश खाली से बने माहौल को भुनाने की कोशिश में लगी है। बता दें कि संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। इसको लेकर यहाँ महिलाओं में काफी ज्यादा गुस्सा है। अब भाजपा महिलाओं के इसी गुस्से को अपने पक्ष में करना चाहती है। विभिन्न अहम प्रदेशों में महिला वोटरों को अपने पक्ष में करके भाजपा बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के प्रदर्शन जैसे मुद्दे से लोगों का ध्यान खींचना चाहती है। जी हाँ, बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के आरामबाग में रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने संदेश खाली की घटना का भी जिक्र किया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें बंगाल में टीएमसी को सबसे बड़ा झटका। विधायक तापस राय ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छोड़ दी पार्टी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीएमसी के विधायक और वरिष्ठ नेता तापस राय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायक समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि तापस राय 12 नगर विधानसभा से विधायक थे और साल 2011 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जी हाँ, अगली खबर बता दें, अमित शाह ने संभाली अब इस राज्य की कमान, सीटों पर मचा है घमासान, आज होगी अहम मीटिंग। जी हाँ, महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर पैदा हुए मतभेदों के बीच अमित शाह जी ने कमान संभाल ली है। भाजपा के संकट मोचक कहे जाने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंचेंगे। चर्चा है कि इस दौरान वो एक मीटिंग कर सकते हैं जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा के बीच कुछ सीटों को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमित शाह के पहुंचने पर एकनाथ शिंदे सेना से बात आसान होगी और मसले का समय रहते ही हल निकाल लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।